अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 20 वाटर और इसका लेक्चर नंबर 2 को बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ऐसा पानी जो कुदरती अज्जा से, ऐसा पानी जो कुदरती सोर्सेज से, कुदरती जराए से आप हासिल करते हैं, उनमें कौन कौन से अज्जा शामिल हो जाते हैं, कौन सी चीजें शामिल हो जाते हैं, इस चीज को बेटा हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे पास कुदरती ज़राए कौन से हैं, यानी कुदरती तरीके कौन से हैं जहां से आपको पानी मिलेगा। तो वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं, जैसे रिवर्स हैं, जैसे बेटा आपके पास दरिया होते हैं, लेक्स हैं, झीलें होती हैं, एक्यूफायर्स, ये भी तालाब होते हैं जहां से आपके पास जो भी आपके पास यहाँ से आप पानी हासिल करते हैं। तो इस पानी के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस पाई जाती हैं। बाद सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, और कुछ ऐसी होंगी जो कि हार्मफुल होंगी फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी जिंदगी के लिए क्या होंगे, नुकसानदेह होंगे। तो अब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस कि तालाब के पानी के अंदर, रिवर्स के पानी के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं वो कौन सी होंगी। पहली पहली जो होती है इसे हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगी। तो बच्चों ये हमारे पास एक तालाब है। अब इस तालाब के अंदर ये पानी मौजूद है, तो यहाँ पे हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, हवा चल रही है, यहाँ पे बेटा क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ये जो ऑक्सीजन होती है ये इस पानी के अंदर डिफ्यूज होती रहती है, यानी इस पानी के अंदर डिफ्यूजन के जरिए इस पानी के अंदर बेटा क्या हो जाएगी, इंटर होती रहती है, इस पानी के अंदर जाती रहेगी। इस तरीके से ये जो पानी होगा इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी हलशुदा ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन इंटर्स द नेचुरल वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कि आमतौर पर जो नेचुरल वाटर होता है, जो तालाब का पानी होगा, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो बाहर से इसके अंदर इंटर होगी थ्रू ए प्रोसेस दैट इज नोन एज ए डिफ्यूजन। तो इस अमल को आपने क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि इसके अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, मतलब इस तालाब के अंदर, झील के अंदर कुछ एक्वाटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे अलजी होती है और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होंगे। ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो उस खुराक के दौरान भी ऑक्सीजन पैदा होती है। ये ऑक्सीजन भी बेटा इस पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, इसके अंदर हल हो जाती है। तो इस तरीके से इस पानी के अंदर जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की मिकदार होगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी, ये पानी उतना अच्छा होगा। आमतौर पर डीओ यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो 4 से लेके 8 ppm तक होनी चाहिए। ppm से मुराद है पार्ट्स पर मिलियन। के पार्ट्स पर मिलियन के अंदर अगर उसकी मिकदार 4 से लेके 8 ppm है तो वो पानी बहुत अच्छा है। अगर 4 से ये मिकदार कम है तो वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो अब्सॉर्ब ऑक्सीजन हो गई है, चाहे एक्वेटिक प्लांट्स की वजह से ये पैदा हुई है या बेटा बाहर से इसके अंदर डिफ्यूज हुई है, तो ये जो अब्सॉर्ब ऑक्सीजन होती है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब उसके अंदर जो हशरात रह रही होती हैं, मछलियां रह रही होती हैं, वो इससे सांस लेते हैं और अपनी जिंदगी को जारी रखते हैं, अपनी जिंदगी की बका को जारी रखते हैं। वो इस ऑक्सीजन से बेटा सांस लेते हैं। The health and diversity of ecosystem depend upon the amount of dissolved oxygen in water body। तो आमतौर पर ये जो जिंदगी है ये इस तालाब के अंदर उस वक्त तक रहेगी जब तक इसके अंदर बेटा डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार काफी सारी होगी, और मुख्तलिफ तरीकों से इसके अंदर ऑक्सीजन जो होगा वो डिजॉल्व होता जाएगा। अगर बेटा लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर इसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये कैन काज किल एक्वेटिक लाइफ। ये जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है, पानी की जो जिंदगी होती है, ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। और फॉर पॉल्यूशन प्रॉब्लम, और फिर इस पानी के अंदर पॉल्यूशन प्रॉब्लम जो होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब हमने उन सब्सटेंसेस की बात करनी है जो कि एक्वेटिक वाटर को खराब कर रहे हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी नुकसानदेह चीजें जो पानी की क्वालिटी को खराब करती हैं वो कौन सी होंगी। सबसे पहले जो आपके पास आते हैं ये हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, पैरासाइट होते हैं, इनको माइक्रोब्स कहते हैं। तो बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कैन बी कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जो सरफेस का पानी है, चाहे जो जमीन के नीचे जो पानी है, ये जो पानी होता है इसको कौन खराब कर रहा है, इसको बेटा इंसान खराब कर रहे हैं, इंसान की एक्टिविटीज खराब कर रही हैं। क्या होगा कि इंसान की जो एक्टिविटीज होती है वहां से क्या होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स पैदा होते हैं। ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे इनके अंदर बैक्टीरिया होगा, वायरसेस होंगे या पैरासाइट्स होते हैं, दैट कंटामिनेट द वाटर, वो पानी को खराब करना
शुरू कर देते हैं ये जो वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट होते हैं। हाउ दे गेट इनटू वाटर, ये कैसे पानी के अंदर जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो हमारे पास है वो कैसे किसी तालाब में जाएगा, पैरासाइट कैसे तालाब में जाएगा, तो वो बेटा ऐसे जाएगा। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, इंसान के जो वेस्ट होती है, इंसान की जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जब वो अपनी बॉडी से बाहर निकालता है तो ये जो वेस्ट होगा ये उस पानी में अंदर चला गया तो वो उसको क्या कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा। या लैंडफिल, बड़े बड़े जमीन के जो बड़े मट्टी के ढेर होंगे, एग्रीकल्चर रन ऑफ या एग्रीकल्चर की जो बहाव की चीजें होती हैं वो हो गए, या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, किसी भी सनत के ऊपर जो उसका जाया शुदा पानी होता है, जब ये उस तालाब के अंदर जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। सेवेज फ्रॉम वेस्ट वाटर, आमतौर पर ये जो सेवरेज सिस्टम होता है वेस्ट वाटर का, ट्रीटमेंट प्लांट का, कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट जिसके अंदर खराब पानी को साफ किया जा रहा है, वो सारा पानी जो है जमीन के अंदर ऐसा ऐसा जज़ब हो रहा है। आर फ्रॉम दी faulty septic tanks can release pathogenic directly into the nearby water bodies, तो ये तमाम चीजें जहां पे पानी इकट्ठा होता है वहां पे ऐसा ऐसा ये जो वेस्ट वाटर है उस पानी के अंदर चला जाएगा, और वेस्ट वाटर जो सही पानी है उसके अंदर चला जाएगा, और क्योंकि इनके अंदर कंटेमिनेशन है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है आलूदगी पाई जाती है, तो वो पानी भी खराब हो जाएगा। अब हेल्थ इम्पैक्ट, इससे हमारी सेहत के ऊपर क्या असर होगा। नंबर वन, ये जो बैक्टीरियल कंटेंट्स होते हैं कैन कॉज इन्फेक्शन डिजीजेज, ये आमतौर पर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर अंदर जाके सोजिश करेंगे, एज डायसेंट्री या मोशन लग जाते हैं, या बच्चों टाइफाइड का बुखार हो जाएगा, हेपाटाइटिस यरकान हो सकता है, या कॉलरा हैजा वगैरह भी हो सकता है अगर ऐसा पानी किसी ने पी लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की, वो क्या है, हैवी मेटल्स होते हैं एंड देयर कंपाउंड। ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ये भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। अब हैवी मेटल्स हैं क्या, आपने याद कर लेने ये चार नाम। हैवी मेटल्स लाइक लेड है, मरकरी है, कैडमियम है और क्रोमियम है। या इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरल वाटर के अंदर चले जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों के जरिए, तो वो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। वो मुख्तलिफ तरीके क्या है, नंबर वन, फैक्ट्री वेस्ट वाटर, कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर पेंट बनाया जा रहा है, और पेंट बनाने के लिए जो ज्यादातर चीज इस्तेमाल होती है वो लेड इस्तेमाल होगा, तो लेड के जो कंपोनेंट है बेटा वो वेस्ट वाटर उनका जाता है, और साथ कोई नहर गुजर रही है तो वो सारा वेस्ट अपना मटेरियल वेस्ट वाटर जो है उस नहर के अंदर डाल देंगे, तो वो लेड के ज़रात उसके अंदर बेटा चले जाएंगे, पानी खराब हो जाएगा। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज में कंटेन हैवी मेटल्स, ये जो वेस्ट वाटर होता है किसी भी फैक्ट्रीज के अंदर से आप निकाल रहे होते हैं, इसमें हैवी मेटल्स लाजमी होते हैं, या इनके कंपाउंड्स होते हैं, मे रिलीज इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज, तो ये रिलीज होके बेटा रिवर्स के अंदर, दरियाओं के अंदर चले जाएंगे, या दूसरे पानी के जो सोर्सेज होते हैं उसमें ये शामिल हो जाते हैं। कैसे शामिल, दूसरा तरीका क्या है, माइनिंग ऑपरेशंस, जहां पे जमीन से मुख्तलिफ धातें निकाली जा रही हैं वहां पे भी आप पानी को यूज कर रहे हैं, और जो वेस्ट वाटर है वो किसी नहर नदी में जा रहा है उससे खराब हो रहा है। या यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन कंटेमिनेट ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रही हैं, या पेस्टिसाइड्स जो अद्वियात होती हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए वो इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो भी बेटा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, किसके जरिए, हैवी मेटल्स के जरिए या इसके कंपाउंड्स के जरिए। ये इतने ज्यादा डेंजरस क्यों होते हैं, ये क्यों नुकसानदेह होंगे। कैन डैमेज वाइटल ऑर्गन्स, ये जो हैवी मेटल होते हैं ये हमारे अज़ाए रईसा, जो कीमती किस्म के हमारे बॉडी के अंदर अज़ा होते हैं उनको डैमेज करते हैं, जैसे लीवर होगा या किडनी होंगे, गुर्दों को खराब करना शुरू कर देंगे। कैन काज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये हमारे दिमागी तवाजन को भी खराब कर देते हैं अगर बॉडी के अंदर चले जाए। आर्सेनिक बेटा एक जहर होती है, कैडमियम जो होती है ये भी एक जहर होती है, आर नाउन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टन कैंसर। ये आर्सेनिक और कैडमियम जो होता है इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि अगर ये बॉडी के अंदर चली गई तो मुख्तलिफ कैंसर का सबब बन सकता है। अब बेटा प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं। आमतौर पर माइक्रो प्लास्टिक क्या होगा, माइक्रो प्लास्टिक्स आर टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल फाउंड इन टैप और बोतल वाटर, तो आमतौर पर प्लास्टिक के इंतहाई बारीक ज़रात जो आमतौर पर टूटी वाले पानी के अंदर पाए जाते हैं, या जो बोतल का आप पानी खरीदते हैं बाजार से उसके अंदर भी पाए जाते हैं। टाइनी पार्टिकल का मतलब यह है कि ये इतने छोटे होते हैं कि हमें आंख से नजर भी नहीं आते, तो ये कम फ्रॉम, फिर ये क्या होगा कि अगर आपके पास कोई सोर्स पड़ा हुआ है जहाँ पे कोई दरिया है, तो दरियाओं के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक कैसे आएगी, रेन वाटर के जरिए आएगी। वो रेन वाटर बेटा जो बहुत सारे
प्लास्टिक के ढेर को लेके पानी के अंदर चला जाएगा। या डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू स्मॉलर पीसेस, कहीं पे प्लास्टिक की तोड़ फोड़ हो रही है तो वहां से छोटे छोटे पीस जो होते हैं वो इस पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट दीज टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स, कि ये जो प्लास्टिक पार्टिकल होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने जो मेडिकल साइंसेस को जानते हैं, तो इंसानों के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स उन्हें मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? लंग्स के अंदर मिले हैं, फेफड़ों के अंदर मिले हैं, ब्लड के अंदर मिले हैं, खून के अंदर मिले हैं। माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स क्या करते हैं? कैन डिस्टर्ब द इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है? दफाई सिस्टम को खत्म कर देंगे। या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, उस सिस्टम के ऊपर बेटा ये ज्यादा असर अंदाज होते हैं। अब क्या होंगे? नाइट्रेट्स एंड फास्फेट। नाइट्रेट्स एंड फास्फेट क्या होते हैं? कि ये भी हमारे तालाबों के अंदर अगर नाइट्रेट्स या फास्फेट की मिकदार बढ़ जाएगी तो वो पानी भी बेटा कंटामिनेट हो जाता है। नेचुरल सोर्सेज या नाइट्रेट और फास्फेट नेचुरली कैसे जाएंगे? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जब मौसमों में तब्दीली आती हैं तो जो रॉक्स होती हैं, ये जो पहाड़ होते हैं, उनमें टूट फूट का काम शुरू हो जाता है। और जब वो टूटते फूटते हैं तो उनके अंदर बेटा नाइट्रेट्स और फास्फेट आते हैं। बारिशें होती हैं तो ये जो टूटे फूटे ज़रात होते हैं, ये नाइट्रेट्स को लेके दरियाओं के अंदर, तालाबों के अंदर चले जाएंगे। ह्यूमन बीइंग्स क्या है? एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उनके अंदर नाइट्रेट्स या फास्फेट होंगे। डिटर्जेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, इनके अंदर होंगे। अब ये करते क्या है? ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन स्मॉल अमाउंट। ये जो बच्चों न्यूट्रिएंट्स और फास्फेट होते हैं, ये आमतौर पर प्लांट्स के लिए खाद होती है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी उनको बड़ा होने में मदद करते हैं। लेकिन अगर ये स्मॉल अमाउंट के अंदर होंगे तब उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आपने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होती है आपने पहले समझ लेना है। आमतौर पर बेटा ये एक तालाब है, तालाब के अंदर क्या हुआ कि पहले नाइट्रेट्स जितनी मिकदार में चाहिए थे उतने मौजूद थे, नाइट्रेट और फास्फेट। फिर ऐसे हुआ कि बहुत ज्यादा मिकदार में इसके अंदर नाइट्रेट्स और फास्फेट आ गए। जब नाइट्रेट्स और फास्फेट ज्यादा मिकदार के अंदर आ जाएंगे तो अंदर मौजूद जो प्लांट्स हैं, जो अलजी हैं, वो खुश हो जाएंगे कि हमें इतने सारे नाइट्रेट्स और फास्फेट मिल गए हैं। तो वो अलजी इनको खाएंगे और तेजी से उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। वो पूरे पूरे के पूरे तालाब के अंदर ये अलजी फैल जाएगी। जब ये अलजी बेटा फैल जाएगी तो इस तरीके से वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सूरज की रोशनी भी नहीं आ सकेगी, तो इस तरीके से वो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। अब यूट्रिफिकेशन क्या होती है? एक्सेसिव नाइट्रेट और फास्फेट इंटर इनटू वाटर बॉडीज। अगर ज्यादा मिकदार के अंदर नाइट्रेट और फास्फेट किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर, पानी के जखायर के अंदर चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं? काजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अल्जी एंड एक्वेटिक प्लांट। तो वहां पे ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है, किसकी? प्लांट्स की और अल्जी की ज्यादा हो जाएगी। जब ओवर ग्रोथ शुरू होगी तो वहां पे बेटा ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। कि किसी भी जगह पे अल्जी और दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स का ज्यादा हो जाना, नॉर्मल हैसियत से ज्यादा हो जाना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स एंड फास्फेट, दैट इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। अब इसका काम क्या होगा? जब बहुत सारे प्लांट यहाँ पे हो जाएंगे, अल्जी की मिकदार बढ़ जाएगी, तो वहां पे मौजूद जो ऑक्सीजन है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो वो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। व्हेन दे डाई, या बाजुकात ये होता है कि ये जो अल्जी है, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये डाई हो जाएंगे, मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? अब इन्हें डिसॉल्व करेंगे। अब बैक्टीरिया इनके ऊपर बेटा डिकम्पोज करेंगे, इनको तोड़ेंगे। तो बैक्टीरिया जब तोड़ेंगे तो उन्होंने क्या करना है? उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन वो कहाँ से लेंगे? ये पानी के अंदर मौजूद जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो लेंगे। अब वहां पे क्योंकि प्लांट्स जो मर गए हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बैक्टीरिया डिसॉल्व ऑक्सीजन भी बेटा क्या करेंगे? बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से उस तालाब के अंदर, उस जगह के अंदर पानी की में मौजूद जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा और पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। लो ऑक्सीजन किल्स फिश। अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई तो मछलियां सांस नहीं ले सकेंगी, वो मरना शुरू हो जाएंगी और डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, और सारा जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा तबाह होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ा क्या होगा? वो खराब होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि उसे आपने यकदम उसे खत्म कर दिया, इसलिए ये सारा सिस्टम जो होगा ये अब डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल काम करना छोड़ देगा। डियर स्टूडेंट, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अल्लाह हाफिज।